अगर RLVP बराबर है दो सोल्यूशन का, तो उनके मोल फ्रैक्शन भी तो आपस में बराबर होंगे, और यहीं से आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वॉलेटाइल सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो उस वॉलेटाइल सॉल्वेंट के वेपर बनाने की क्षमता कम, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, तो फिर भाई क्या होगा, वेपर प्रेशर में गिरावट ज्यादा, वेपर प्रेशर में गिरावट ज्यादा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ये क्या बोला है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये RLVP, इसको पूरे को मिला के बोलते हैं भाई RLVP। और ये RLVP क्या जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, वो फॉर्मूले के साथ आपको वो स्ट्रैटेजी अभी सिखा दी जाएगी न्यूमेरिकल के साथ, और इसके न्यूमेरिकल हैं बड़े इंपॉर्टेंट। 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, इसमें आप बहुत सिली मिस्टेक करोगे और अपने क्वेश्चंस गलत करोगे, ध्यान से देखिए। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि आपको ये RLVP का क्वेश्चन है? जब भी वेपर प्रेशर वाला मामला पूछे तो समझ लेना, इसको बस समझना है हमें, बस हमें समझना है, और ये क्वेश्चन छुट्टियों में सॉल्व हो जाए। अब एक पैटर्न का क्वेश्चन आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में खूब देखने को मिलने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के इस फटाफट तैयारी में आज हम लोग इस लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमें अपने नीट एग्जाम के लिए कौन कौन से पॉइंट तैयार करने हैं, आइए फटाफट देखते हैं। इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपको जो फर्स्ट पॉइंट तैयार करना है, वो पॉइंट ये है कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP है, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और हमें पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उसमें घुलने वाले सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ना कि उस सॉल्यूट के नेचर पर। कहने का मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर। और चूंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सो दैट्स व्हाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। ये था फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट में हम लोग सीखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। थोड़ी देर के लिए आप रिलेटिव भूल जाओ तो क्या लिखा हुआ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर का घट जाना। तो किसका वेपर प्रेशर घट गया और कैसे घट गया, ये जानना है अभी हमें, ठीक है। अच्छा, इसके लिए पहला क्वेश्चन आपके साथ कि भाई सोल्यूशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दीजिए तो सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है भाई, हमने मान लिया। अब सेकंड क्वेश्चन आपके साथ ये है कि भाई वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, वॉलेटाइल सॉल्वेंट या वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? तो वॉलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो वेपर बनाते हैं, ठीक है भाई, जो वेपर बनाते हैं उसे वॉलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। अब थर्ड, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? सर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वेपर नहीं बनाते हैं, जैसे सॉलिड। सॉलिड के नाम पे इस चैप्टर में क्या मिलने वाला है? नमक हो गया, NaCl, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स कहलाते हैं। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब हो गया कि ये वेपर नहीं बनाते। ये तीन बातें आपके माइंड में आ गई। अब चौथी बात ये है कि एक कहानी सुन लेते हैं। इस कहानी में यह है कि किसी हॉस्टल में एक लड़का रहता है, और उस लड़का बहुत पढ़ाकू लड़का है, और उसकी मैथमेटिक्स में 100/100 आते हैं। लेकिन उस हॉस्टल में, उस रूम में एक नया लड़का आया है शिफ्ट होने के लिए, और वो नया लड़का पढ़ाई उढ़ाई नहीं करता। अब जब वो नया लड़का पढ़ाई उढ़ाई नहीं करता है, तो वो क्या करेगा कि अपना जो रूम पार्टनर है, जो खूब पढ़ता लिखता है, उसे पढ़ने नहीं देगा। और उसको पढ़ने नहीं देगा तो इस तरह बताइए, उस पढ़ाकू लड़के का मार्क्स अब 100/100 तो नहीं आएगा, अब तो कम आएगा, 95 आएगा, 90 आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो नया लड़का खुद तो पढ़ता नहीं है, लेकिन वो जो पढ़ता है उसे पढ़ने भी नहीं देता। इस वजह से उसके मार्क्स कम हो गए। सेम कहानी को यहां पे अप्लाई करें। सेम कहानी को जब हम यहां अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि जब वो वॉलेटाइल सॉल्वेंट हमने लिया, ये सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसके लिए हमने वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया। सपोज हमने वाटर ले लिया। अब वाटर ले लिया, तो जब ये वाटर लिया तो भाई अकेला वाटर था, प्योर स्टेट में वाटर था। जब प्योर स्टेट में वाटर था तो वाटर के लिक्विड पार्टिकल इस सरफेस पर खूब ढेर सारे पाए गए होंगे। और जो लिक्विड पार्टिकल सरफेस पे पाए जाते हैं वही उड़ते हैं, वही वेपर बनाते हैं, और वेपर बनाने के बाद वही ये अगर क्लोज कंटेनर होता तो वही वेपर प्रेशर डेवलप करेंगे, और यहाँ खूब गजब का वेपर प्रेशर आया। मान लिया कि यहाँ वेपर प्रेशर 70 आ गया। ऐसे वाटर का वेपर प्रेशर इस जगह पे क्या है, 70 है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद हमने जब इसमें नमक मिला दिया, क्या मिलाया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बोले तो सॉलिड मिला दिया। तो सॉलिड की खास बात क्या है, ये कहता है मैं तो नहीं पढ़ता लिखता हूं, मैं वेपर नहीं बनाता हूं, और मैं जिसके साथ घुलूंगा उसे भी वेपर बनाने नहीं दूंगा। उसी लड़के वाली कहानी को आप यहाँ पे मैच कराने की कोशिश करिए। तो ये जो नमक गया, वो कह रहा है मैं घुलूंगा तो जरूर, लेकिन मैं तुम्हें वेपर बनाने नहीं दूंगा। ऐसा क्यों हुआ, उसको देखिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें पता है कि जो सरफेस पर लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वही वेपराइज होते हैं। अब मान लीजिए जब सॉल्यूशन बना तो ये जो ब्लू वाला है ये नमक का पार्टिकल है, और ये जो रेड वाला आपको यहां दिख रहा है ये वाटर का पार्टिकल है, पानी का पार्टिकल है, ये रेड वाला। अब ये रेड वाला इस ब्लू वाले से क्या कह रहा है, नमक से क्या कह रहा है कि ये भाई तुम वेपर तो बना नहीं रहे हो खुद,
तुम हट जाओ, हम ही को उड़ जाने दो, हम उड़ेंगे तो कम से कम वेपर बनाएंगे, वेपर बनाएंगे तो वेपर प्रेशर अच्छा खासा आएगा। नमक कहेगा नहीं भाई, मैं भी तो इस सोल्यूशन का हिस्सा हूं, मैं जगह घेरूंगा। तो ये क्या होता है कि नमक और जो पानी है उसका जो घोल तैयार किया आपने, सोल्यूशन तैयार किया है, तो उस सोल्यूशन के जो सरफेस है ऊपर, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस पर नमक के पार्टिकल भी मिलेंगे और पानी के भी पार्टिकल मिलेंगे, लेकिन पानी के पार्टिकल अब पहले के मुकाबले कम मिलेंगे क्योंकि वहां नमक भी पाए जा रहे होंगे। तो इस तरह पानी के लिक्विड पार्टिकल्स इस सरफेस पे क्या हो गए, कम हो गए। और जब लिक्विड पार्टिकल्स कम हो गए तो उनके उड़ने की क्षमता भी कम हो गई होगी, क्योंकि अब कम पार्टिकल उड़ रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 सिर्फ 4 पार्टिकल ही उड़ रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं इमेजिनरी, 4 पार्टिकल उड़ रहे हैं। पहले कितने उड़ते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब अकेला था पानी तो 11 पार्टिकल उड़ रहे थे, लेकिन जब नमक के साथ मिला तो जगह ना मिलने की वजह से सिर्फ 4 ही पार्टिकल पानी के उड़ रहे। इस तरह पानी के उड़ने की क्षमता कम हो गई कि नहीं? पानी के उड़ने की क्षमता कम हुई तो यानी वेपर बनाने की क्षमता कम हो गई, और वेपर बनाने की क्षमता कम हो गई इसलिए पानी का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया। तो पानी जब अकेला था ज्यादा वेपर प्रेशर दे रहा था, और वही पानी जब इस नमक के साथ घुला तो वो पानी अब कम वेपर बना रहा है, सपोज मान लिया 20 बना रहा है। तो इसे, ये जो पानी का वेपर प्रेशर घट गया, इसे ही कहते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ? अब यहां से दूसरी बात समझिए, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो समझ गए। अच्छा, तो हमेशा के लिए आप दिमाग में भर लो, कभी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट जैसे पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो उस वॉलेटाइल सॉल्वेंट के वेपर बनाने की क्षमता कम हो जाएगी, और इस तरह वॉलेटाइल सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी कि सॉलिड टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट जैसे कि पानी, तो जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके, घोल करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हुआ वो मैंने आपको समझा दिया। अब ध्यान से समझिए, सॉल्यूशन तो बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में अब ये बताइए कि इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पीएस। और ये पीएस किसके बराबर होता था? सर जितने कंपोनेंट हैं उसके पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ दीजिए। आप कहेंगे यार यहां तो नमक है, नमक का तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये वेपर तो बताता नहीं। तो आज जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर। जब सॉल्वेंट अकेला होता है तो वेपर प्रेशर बोलते हैं, मतलब प्योर स्टेट में, और जब किसी के साथ घुला होता है तो क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर किससे निकालेंगे, राउट्स लॉ से। किससे निकालेंगे, राउट्स लॉ से। और राउट्स ने क्या कहा था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या, उसका मोल, उस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन और उस लिक्विड का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, पी आ जाएगा, और यही पीए आज किसका है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया? अब दूसरी पॉइंट, एक चीज याद रखना, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 70 था ना, आज भी इसमें वेपर बनाने वाला सिर्फ वही पानी ही है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड है, पानी पर, लेकिन पानी के घटे हुए औकात पर। यहां पानी की औकात ज्यादा थी, खूब वेपर प्रेशर मिलता था, लेकिन आज यहां पानी कम औकात से वेपराइज हो रहा है। तो यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जितना हमने सोचा था ज्यादा होना चाहिए, पानी है खूब वेपराइज हो रहा है, लेकिन आज उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और ये किसकी खुराफात, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉलिड। तो सॉलिड के खुराफात की वजह से आज पानी के वेपर बनाने की क्षमता कम हो गई, जिससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम रहा, जितना सोचा था उतना नहीं आया। तो खैर यहां पर जब हम पानी की ही बात कर रहे हैं तो अब आपको समझ में आ गया होगा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। पानी के वेपर बनाने की क्षमता कम हो जाती है जब उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। अब देखते हैं हमें कौन सा फॉर्मूला तैयार करना है। अच्छा, इसके फॉर्मूले में जाने से पहले एक पॉइंट तो और हमने यहाँ पे सीखा नहीं, वो भी पॉइंट सीख लेते हैं। एक बात बताइए, जब वाटर अकेला था, प्योर स्टेट में था, तो इसका वेपर प्रेशर किससे बोलते थे, पी नॉट ए से। ठीक है भाई, और ये पी नॉट ए कितना निकला था, 70, ऐसे ही बोल दिया 70 आया था। ठीक है, और जब ये नमक के साथ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ आपने घोल रखा था, तो इसी पानी का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना आ रहा था, 20। तो उसी पानी का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना आया, 20। अब मैं आपसे पूछूं कि पानी की औकात कितनी कम हुई, यानी पानी का वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे सर पानी का जो वेपर प्रेशर कम हुआ है वो कैसे निकाले। तो आप कहेंगे सर हम 70 पे हुआ करते थे, अब 20 पे पहुंच गए, तो 70 माइनस 20 कर दो तो हमें पता चल जाएगा कितना वेपर प्रेशर घट गया। तो कितना वेपर प्रेशर घट गया, 50 घट गया। घट गया नहीं घट गया? तो ये जो घटा है ना 50, यही है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, कि कितना वेपर प्रेशर घट गया। तो कितना वेपर प्रेशर घट गया, तो इसको आप फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर पी नॉट ए कर दो माइनस पी ए कर दो। ठीक है भाई, सही बात है, ये कर दो, या जो फॉर्मूला लिखा है ओरिजिनली वो लिखवा रहा हूं, वो सामने दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पी नॉट ए पहले था 70 माइनस पी सोल्यूशन। क्या गलत लिखा मैंने,
भाई सॉल्वेंट, अब वो सॉल्वेंट कहां रहा, तो वो सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन बना या नहीं बना। तो इस पीए ही तो पीएस है, पीए ही तो पीएस है, वही तो सिखा रहा हूं, ये पीए ही तो पीएस है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि सोल्यूशन के अंदर वेपर्स किसके बन रहे हैं, सिर्फ वाटर के ही बन रहे, तो डेफिनेटली ये पीएस कुछ और नहीं, पीए ही है। तो पी नॉट ए पहले कितना था 70, आज सोल्यूशन के अंदर कितना है 20, 70 माइनस 20 कितना कम हो गया 50। यही इसी को हम लोग बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर घट गया। क्लियर हुआ। अब आते हैं फॉर्मूले पे। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो आपने देख लिया, अब देखते हैं भाई ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ये क्या बला है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, यहां पे फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ये फॉर्मूला आप रट लेंगे, आपके आरएलबीपी के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को भी आपको फटाफट समझना है। इस पूरे चैप्टर में अब जब कभी भी मैं आपके सामने ए लिखूं तो आप समझ लेना कि मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, और बी लिखूं तो आप समझ लेना कि हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो ए हो जाएगा आपका सॉल्वेंट और बी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ये हमने पहले से ही एज्यूम कर लिया है। अभी अभी आपने एक चीज सीखा है, कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो कितना वेपर प्रेशर कम हुआ था। एक बात बताइए, जितना ज्यादा नमक मिलाते जाओगे पानी के वेपर बनाने की क्षमता उतनी कम होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी। इसका मतलब वेपर प्रेशर कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा कि आप सॉल्यूट कितना मिला रहे हो, सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी मिला रहे हो, और उस क्वांटिटी को हम किससे दिखाते हैं, मोल फ्रैक्शन से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी का मतलब सॉल्यूट, तो कितना वेपर प्रेशर घटेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना नमक मिला रखा है। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा घटेगा। अच्छी बात है भाई। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को आपने किससे दिखाया था, आप कह रहे थे सर पी नॉट ए वो 70 माइनस वो 20 जो हो गया था सोल्यूशन के अंदर पीएस, जिसे हम थोड़ी देर के लिए क्या बोल देते हैं, डेल्टा। अब आते हैं फाइनल पॉइंट पे, ये रिलेटिव क्या है। रिलेटिव का मतलब होता है कि ये दूसरे के कंपेयर में क्या हुआ इसका। रिलेटिव मतलब उसके रिलेटिव मेरे मार्क्स इतने आए, उसके रिलेटिव मेरे मार्क्स इतने आए, ऐसे वाला शब्द है ये रिलेटिव। तो रिलेटिव सोचिए वो कहां से गिरा था 70 से, और कहां पहुंचा था 20 पर। तो ये जो 20 पर पहुंचा और उसका वेपर प्रेशर कहां से गिरा था 70 से, तो ये जो 20/70 है ना, यही है इसके रिलेटिव में ये जो आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आरएलवीपी। क्लियर हुआ। तो यहां पर देखिए ये जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, अगर हम उसको लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर हम वो जो वाटर था उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से डिवाइड मार दे, प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर 70 से डिवाइड मार दे, तो भैया ये प्रोपोर्शनल साइन हट जाता है, और इस प्रोपोर्शनल साइन के जगह पे क्या आ जाता है, इक्वल टू आ जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। 20 पे पहुंचा था और आया कहां से था 70 से, तो 20/70 को हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये आरएलवीपी, इसको पूरे को मिला के बोलते हैं भाई आरएलवीपी, और ये आरएलवीपी किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मतलब लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे डिवाइड मार देंगे, क्लियर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो एक जैसे ही आप कांस्टेंट लेके आएंगे, अरे भाई किसी भी लिक्विड का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है कांस्टेंट होता है कि नहीं, तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या लेके आ रहे हैं, कांस्टेंट। तो जैसे कांस्टेंट से डिवाइड मारोगे तो ये प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा, इक्वल टू बन जाएगा, और ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है यही है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब इसके कंपैरिजन में क्या वेपर प्रेशर कम हुआ है, तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आरएलवीपी। तो फाइनली फॉर्मूला आपके सामने है, ये पी नॉट ए माइनस पीएस क्या हो गया, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब उसका मोल, ये जो बी का मोल फ्रैक्शन है ना, तो उसका मोल अपॉन सबका मोल। तो इस तरह अगर इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को मिला के क्या बोलेंगे, आरएलवीपी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कुछ और नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ही होता है। अच्छा, खूब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अगर गलती से भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता लग गया कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है 0.2, तो भैया सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वही क्या कहलाएगा, आरएलवीपी। मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, और तब भी हम आरएलवीपी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगे हुए थे। आप भी जानते हो वो न्यूमेरिकल तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली आपको जब मोल फ्रैक्शन दे ही दिया है तो मोल फ्रैक्शन ही तो आरएलवीपी होता है। तो डायरेक्ट आपको बोलना था कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, जो 0.2 जो दिया था क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
दूसरा, इसमें फर्क जानना आपके लिए बहुत जरूरी था भाई। हो सकता है न्यूमेरिकल में आपसे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पूछे, तो जब कभी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पूछेगा तो आपको डेल्टा पी निकालना है, और जब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पूछे तो आपको इतना निकालना है। क्लियर? तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसको हम डेल्टा पी बाय पी ए नॉट भी लिख सकते हैं, जो कि इक्वल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। क्लियर हो गया? चलिए, अब यहां से मुझे एक पॉइंट आपको और सिखाना है। वो पॉइंट ये है कि देखो, ये फॉर्मूला तो अभी आपके सामने दिख रहा है, जिसमें जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एबनॉर्मल नहीं शो कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट यहां से देखना जरा, क्योंकि इसमें आप बहुत सिली मिस्टेक करोगे और अपने क्वेश्चंस गलत करोगे। ध्यान से देखिए, जो सॉल्यूट हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूट होते हैं जो पानी में जाके नहीं टूटते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नहीं टूटते। तो जो सॉल्यूट जो अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब पानी में जाके नहीं टूटते हैं, उनके लिए आई की वैल्यू रखोगे 1। सर ये आई क्या है? ये आई वांट ऑफ फैक्टर है, जो हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का खेल नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। तो आई की वैल्यू जो भी अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस है तो आई की वैल्यू वहां पे पुट करोगे 1। और अगर वो पार्टिकल्स पानी में जाके टूट रहे होंगे, जैसे NaCl 2 पार्टिकल में टूटेगा Na प्लस Cl माइनस, CuCl2 3 पार्टिकल में टूटेगा, MgBr2 3 पार्टिकल में टूटेगा, एक Mg2Br, Al2SO4 थ्राइस 5 पार्टिकल में टूटेगा, 2 Al और 3 SO4। तो ये जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूटेंगे तो वहां आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके रखनी पड़ेगी, तब जाके RLVP निकालेंगे। तो अब जो दिखाने जा रहा हूं उसको संभाल के देखना, क्योंकि इस सेशन में जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो तो आपको मिलेगा i इक्वल टू 1 पे, डायरेक्ट आई की वैल्यू 1। तो आई वाला फॉर्मूला नहीं भी सीखोगे तब भी वो फॉर्मूला जो अभी सिखाया वो लगा देना। लेकिन आगे जब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां आई की वैल्यू बाहर से निकाल के लानी पड़ेगी और पुट करनी पड़ेगी। यही सिली मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि वो बिना आई के फॉर्मूला को तैयार करते हैं और वो भूल जाते हैं, जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो वो वहां पे आई की वैल्यू रखना ही भूल जाएंगे। तो आई की वैल्यू क्या होती है वो तो सिखाया जाएगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, लेकिन आज तो अपना माइंड एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। और ये देखो सामने दिखने वाला है ये फॉर्मूला आपको ऐसे तैयार करना है, ऐसे तैयार करना है। को समझे? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? RLVP। तो RLVP कुछ और नहीं, क्या होता है? I इंटू XV। आई क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर। तो आई हमेशा यहां रखोगे। ठीक है, ठीक है। आज के क्वेश्चन में हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे तो आई की जगह हम 1 पुट कर लेंगे, लेकिन हम बिना आई के फॉर्मूला नहीं तैयार करेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो आई की आदत पड़ी रहेगी, तो वहां आई निकाल के पुट कर देंगे, कम से कम आई भूलेंगे तो नहीं। क्लियर हुआ? तो इससे पहले वाला फॉर्मूला देखो, ये क्या था? क्या है ये क्या है? यहां से आई हटा रहा था मैं, देखो आई हटा के तैयार करोगे तो हो सकता है कि टूटने फूटने वाली जब चीज आएगी तो वहां आई की वैल्यू रखना भूल जाओगे, इसलिए बिना आई के ये फॉर्मूला मत तैयार करो। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला तैयार करना है। क्लियर? आई लगा के फॉर्मूला तैयार करना है। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, क्वेश्चन आएगा हम देख लेंगे आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू 1 कब पुट करोगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो सॉल्वेंट में जब हम उनको घोलते हैं तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल में नहीं टूटते हैं। और वो कौन कौन से एग्जांपल मिलेंगे वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। यूरिया मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ये सोर्स नहीं है सुक्रोज है, ये टाइपर ने सही टाइप नहीं किया है, सुक्रोज मिलेगा। ठीक है, और आपके बहुत कुछ है भाई, एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा, इसका क्वेश्चन भी नीट में आया है, एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। तो अगर ये सब आपको मिल रहे हैं, ठीक, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलेगा, सब नोट कर लो, इथाइलिन ग्लाइकॉल पे क्वेश्चन मिलेगा तो भैया वहां पर इथाइलिन ग्लाइकॉल पे जब क्वेश्चन मिलेगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल जब इस पे क्वेश्चन मिलेगा तो फॉर्मूला आई के साथ तैयार करना, आई इक्वल टू 1 रख देना। तो आई इक्वल टू 1 कब रखोगे भैया? जब कोई जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिला रहे हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल में ना टूटे सॉल्वेंट के अंदर जाके। क्लियर हो गया? और अगर वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल में टूटेगा, मतलब आयनिक होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो फिर वहां की आई की वैल्यू हमें बाहर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी और लाके फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे तैयार करना है, आई के साथ आपको फॉर्मूला तैयार करना है। अब चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है फॉर एग्जैक्ट आंसर। देखिए अभी क्या था कि ये जो केस आपने लिया है इससे मान लीजिए आंसर 20 आ रहा है, 20, तो इससे आंसर हो सकता है आपका 19.1, 19.2, 18 या 21.5 ऐसा आएगा। लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर अगर निकालना है तो नीचे P0 A ना रख के आप क्या लिखेंगे? PS। क्या लिखेंगे? PS। जैसे यहां पर जो फॉर्मूला हमने देखा तो इसमें क्या देखा था? क्या देखा था? ये भी इस तरह भी नोट कर लेना। ए कौन था? सॉल्वेंट। तो P0 सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन, ठीक है, अपॉन P0 सॉल्वेंट। ये देखो ए लिखा था ना, तो P0 सॉल्वेंट ये किसके बराबर था? ये था I XV के बराबर।
इस तरह ये फॉर्मूला आपको तैयार करना है, ठीक। ये हो गया किसी भी केस के लिए रफली आंसर निकालने के लिए, आपके एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो नीचे पी नॉट सॉल्वेंट ना लिख के इस जगह लिख देना पी सोल्यूशन, क्लियर। तो इससे आपको क्या है कि एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, नीचे क्या आ जाएगा पी सोल्यूशन। तो फॉर्मूला कैसे होगा, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी सोल्यूशन इक्वल टू आई डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ ये न्यूमेरिकल हैक्स हैं, ये इसके लिए तैयार रहिएगा। आपसे अगर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पूछे और वहां उस क्वेश्चन में मोलालिटी दी हो तो भाई ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर कुछ और नहीं, दिस इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ वही सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट हो, पानी वानी हो तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, पानी होगा तो यहाँ 18 रख लेना 18, तो क्या हो गया मोलालिटी इनटू मोलर मास, मोलर ये क्या लिखा है मोलर, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट वहां पे 1 मिनट के अंदर में ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो सकता है कि आपको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर दे और उस क्वेश्चन में मोलालिटी पूछे तो यही फॉर्मूला लगाना, जो दिया यहां रखना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पानी दिया तो यहाँ पे 18 रख देना और यहाँ 1000, इससे आपका मोलालिटी तुरंत आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉरी ये फॉर्मूला आप एकदम अच्छे से रटोगे 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 और आगे बढ़ते हैं। और फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं न्यूमेरिकल पे, और जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ न्यूमेरिकल सीखना था उनके लिए ये वीडियो इसी जगह से शुरू हुआ है। अगर पुराना ना देखें तब भी काम चलेगा, यहाँ जो फॉर्मूला बताया जा रहा है वो फॉर्मूले के साथ आपको वो स्ट्रेटेजी अभी सिखा दी जाएगी न्यूमेरिकल के साथ, और इसके न्यूमेरिकल हैं बड़े इंपॉर्टेंट। तो आपको फॉर्मूला इसमें रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या लगाना है, पी नॉट ए यानी पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट बराबर आई डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, उसका मोल अपॉन सबका मोल, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका मोल ऊपर रखना अपॉन सबका, तो सबका वहां कौन कौन है, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो उसका मोल अपॉन सबका मोल। वेरी डाइल्यूटेड केस मिलेगा तो अक्सर आपको ये करना पड़ेगा, एनबी को नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि बहुत डाइल्यूटेड है तो इसका मतलब सॉल्वेंट वहां ज्यादा है, सोल्यूट वहां बहुत कम होगा, तो अक्सर आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या करना होगा, नेग्लेक्ट कर देना होगा, लगभग 0 के बराबर। तो ये फॉर्मूला आपका अब ऐसे दिखने लगा, आई डॉट एनबी अपॉन एनए, ये दिख गया। अब आपको जो इस रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें अक्सर मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा जाएगा, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा जाएगा तो आपको भी पता है भाई कि ये मोलर मास कहां छुपा हुआ है, मोल के अंदर ही तो छुपा हुआ है, तो इसको भी आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। जरा देखिए ये जो एनबी बाई एनए है इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे आई लिखा था आई लिख लिया, और एनबी बाई एनए मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया। और ये क्या है, ये पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये फॉर्मूला लेके जाना है और आपको फटाफट मोलर मास ऑफ सोल्यूट बताना है। आइए चलते हैं न्यूमेरिकल पर। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे, और ये न्यूमेरिकल आपके मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का सबसे इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आप फॉर्मूला लगाना सीख लें। यहां क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 to 1.8। हमें तो पता है सर बेंजीन जो होता है सॉल्वेंट होता है, लेकिन हम क्वेश्चन अभी आगे पढ़ते हैं। When 15 gram of a non-volatile solute is dissolved in 250 gram of benzene, मतलब 15 ग्राम का सोल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 15 ग्राम का, उसको हमने 250 ग्राम बेंजीन में मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया है। तो आपको भी पता है कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे तो जो वेपर बनाने वाला सॉल्वेंट है उसके वेपर बनाने की क्षमता गिर जाएगी। इसका मतलब उस सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या आने वाला है, कम आने वाला है, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसका ये भी कह सकते हैं कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आएगा। तो वही कह रहा है इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज टू 120.2 mm। ठीक है भाई, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट आपको फाइंड आउट करना है, पूछ रहा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। ध्यान से देखिए यहां पर, ये तो पता चल गया बेंजीन आपका सॉल्वेंट है तो इसको तुरंत ए बोला। अब जब कुछ नहीं मिलाया था तो उस समय इसका वेपर प्रेशर 121.8 था, तो इसका मतलब ये क्या दिया है, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। When 15 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट है यानी सोल्यूट की क्वांटिटी दी है, मास दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, W भी दिया हुआ है। इज डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब ये 250 ग्राम क्या दिया हुआ है, WA दिया हुआ है, A को हम लोग सॉल्वेंट बोल रहे हैं। इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज टू 120.2 mm, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो ये क्या दिया हुआ है, पी ऑफ सोल्यूशन दिया है 120.2 mm, जिसे आप पीए भी कहते हैं। क्लियर हो गया, ये दिया है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट पूछा जा रहा है, यानी कि एमबी पूछा जा रहा है।
कितना देखो इजी क्वेश्चन है, एमबी पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट एमए दिया जा रहा है 78, बहुत इजी क्वेश्चन है, आरएलवीपी का सीधा फॉर्मूला लगाइए आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये देखना है कि देखो ये नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, ये जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, एक तो नाम दिया नहीं है कौन सा सोल्यूट मिला रहे हो, तो जब नाम ना दे तो समझ लेना है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही आप मिला रहे हैं, तो आई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। आई हम लोग इस सेशन में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन आई सिर्फ इसलिए ला रहे हैं ताकि हम कभी आई को भूले ही ना, टूटने वाला है तो वहां पे आई निकाल के हम रख दें, ना टूटने वाला हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो तो हर जगह आई इक्वल टू 1 ही तो पुट करना है। तो ये सब बातें तो हम लोग क्वांटम फैक्टर की नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, लेकिन आज से ही हम इस आई की आदत बना ले रहे हैं। तो कोई चीज नहीं, नाम नहीं दिया है सोल्यूट का, तो समझ लीजिएगा आई इक्वल टू 1 है। और आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन मिलने वाला है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ही मिलेगा, आई इक्वल टू 1 का ही मिलेगा। तो आपको कुछ करना ही नहीं था, सारा वैल्यू दिया था आपको, ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला लगाना था। यहां पर फार्मूला लगाते समय आप आई की वैल्यू यहां 1 पुट कर देंगे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सबका मोल Na प्लस Nb। अब सीधी सी बात बताइए, सोल्यूट मात्र 15 ग्राम है और सॉल्वेंट आपका देखिए 250 ग्राम है, तो सोल्यूट बेचारा कितना कम है, आप सोचिए, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सोल्यूट कम है, इसका मतलब ये बहुत डाइल्यूटेड केस है। डाइल्यूटेड केस का मतलब जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो अगर डाइल्यूटेड केस है तो इसका ये मतलब होता है कि जब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे वो बहुत ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ऐसे केसेस में आपको क्या कर देना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा 0। यहां पर लगभग 80% 90% क्वेश्चन में आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट नेग्लेक्ट ही मिलेगा। तो एनबी हट गया तो क्या हो गया, एनबी अपॉन Na, और मोल्स के फॉर्मूले को ओपन कर दीजिए, ये आ जाएगा उसका मास अपॉन मोलर मास, मतलब एनबी कैसे निकालते हो, मोल कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन Na। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हो गया, क्वेश्चन हो गया। पी नॉट ए दिया हुआ है वो रखा, पीएस आपको दिया हुआ है वो रखा, अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट दिया हुआ है वो रखा, इक्वल टू ये दिया हुआ है 15 ग्राम, मोलर मास आपको निकालना है, अपॉन सॉल्वेंट का मास दिया है 250, और इसका मोलर मास कौन है, बेंजीन है, तो बेंजीन का अगर क्वेश्चन में नहीं भी देता तब भी निकाल लेते। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, तो 6 × 12, और प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 6 × 1, ये खुद ब खुद कितना आ गया 78, ये 78 उठा के आपने यहां रख दिया। इस तरह सॉल्व करेंगे, एमबी की वैल्यू 356.2 आ जाएगा। तो है ना, सबसे आसान क्वेश्चन यही है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, ए 356.2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आपके मेडिकल एंट्रेंस में 1996 का क्वेश्चन है, और इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं आराम से। द वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। अब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का मोल दिया हुआ है, तो इसका मतलब भैया क्या दिया हुआ है, आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.2 मोल दिया है, ठीक है भाई, ये लिख लिया। एंड 0.8 मोल ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो यहां पे आपको मोल निकालने की जरूरत नहीं है, पका पकाया मोल दिया है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ए को क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिया है 0.8 मोल। अच्छी बात है भाई। कह रहा है द वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट को जब इस मोल रेशियो में हमने मिलाया है, इस मोल के फॉर्म में मिलाया है, तो उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकला है वो 60 mm ऑफ Hg निकला है। मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, यानी कि आपको पीएस दिया है 60 mm ऑफ Hg, ये लिख लिया, mm ऑफ Hg। और पूछ क्या रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यानी कि आपको पी नॉट सॉल्वेंट पूछ रहा है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। तो पी नॉट सॉल्वेंट दिया है भैया, बस आरएलवीपी का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि आपको ये आरएलवीपी का क्वेश्चन है, जब भी वेपर प्रेशर वाला मामला पूछे तो समझ लेना इस पूरे लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में एक ही टॉपिक है, वो आरएलवीपी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आरएलवीपी आपने फॉर्मूला लगाया, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट बराबर आई डॉट एक्सबी। आई अगेन यहाँ पे 1 हो गया, तो बचा क्या एक्सबी, एक्सबी को खोला तो उसका मोल अपॉन सबका मोल। मोल्स आपको दिए, फटाफट आप रख लीजिए। 0.8 के मुकाबले आप ये नहीं कहिएगा कि बहुत कम है, तो इसमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, 0.2 को नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0.8, क्लियर। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/5 आया, इसका मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए के आया 1/5। इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करिए और इस पी नॉट ए को इधर भेजिए, तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन आपका। ये आने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, पीएस की वैल्यू पुट करेंगे, पीए नॉट सॉल्व होके आ जाएगा 75 mm Hg। बहुत आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार। नीट में 1 मिनट में फटाफट हमें आंसर निकालना है, तो याद रखिए कि कैसे करना है हमें इन सब क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी। तो 75 mm Hg इसका राइट आंसर है, क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब इस क्वेश्चन को देखो, ये आपके मेडिकल एंट्रेंस 1998 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जिसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में फोड़ देगा। इसी सब के लिए आपको वहां पे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में डिफरेंस सिखाया गया था, और यहाँ पे अगर सिर्फ फॉर्मूला रट के ही क्वेश्चन करना होता तो इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है कि स्टूडेंट फंस जाता। इसी पॉइंट को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको लोवरिंग इन वेपर प्रेशर अलग बताया गया और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर अलग बताया गया। तो आप जरा अच्छे से पढ़िए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। The vapor pressure of a solvent decreased by 10 mm of mercury. 10 mm of mercury का मतलब 10 mm of Hg, मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो 10 mm of Hg घट गया। तो कहां था नहीं पता सर, कहां पहुंचा वो भी नहीं पता, बस इतना पता है कि 10 mm घट गया। माना कि वो 30 पे था और उसमें से जो माना कि वो जो प्योर स्टेट में था तो वो 30 में था, जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो उसका वेपर प्रेशर घट के 20 हो गया। तो ओवरऑल डिक्रीज कितने को देखने को मिला? 10 का। यही 10 आपको दिया है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज्ड बाय 10 mm, 10 mm घट गया। तो इसका मतलब ये आपको दिया क्या है? ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर दिया है, मतलब डेल्टा पी दिया है, मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस की वैल्यू दिया हुआ है 10 mm ऑफ Hg। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 0.2। ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है, मतलब जब सॉल्यूट हमने इस क्वांटिटी में लिया था, इस मोल फ्रैक्शन में लिया था, तो ऐसे ऐसे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 10 mm घट गया। ये है, ठीक है। आगे बढ़िए। व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm ऑफ मर्करी। मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा जब वेपर प्रेशर 20 mm घट रहा होगा। अरे भाई एक बात बताइए, सबसे पहले आपको ये तो पता चले कि वो जो सॉल्वेंट है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, तब हम जानेंगे ना कि 10 घट रहा है, 20 घट रहा है, कहां से घट रहा है। पहले ये पता करो कि ये सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या है। एक बात बताइए, ये मैंने आपको सिखाया ना, RLVP क्या होता है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन प्योर स्टेट का, उस सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है भाई? I इंटू XB, और I की जगह आपको क्या पुट करना है? 1 पुट करना है, क्योंकि यहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एक केस है। XB हो गया। अब यहां से ये बताइए, डेल्टा P आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 मोल। कब ये 10 है? जब इसका मोल फ्रैक्शन कितना था? 0.2। ये देखो 0.2। तो यहां से आपको ओरिजिनल पता लग गया ना कि आप कहां खड़े थे, तो ये P नॉट ए आ गया। अब P नॉट ए आ गया, अब सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि हमें ओरिजिनलिटी पता चल गई कि एक्चुअल में उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था। वो अब जितना था वहां से भाई कभी 10, मतलब कभी इतना घट रहा है कि 10 का घटाव देखने को मिल रहा है, और कभी इतना घट रहा है कि हमें 20 का घटाव देखने को मिल रहा है। तो ओरिजिनल हमें पता लग गया। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे सबसे पहले हमने वो क्या लगा दिया, ये देख लीजिए, वही काम है। डेल्टा P अपॉन P नॉट ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वाला फॉर्मूला लगाया, इससे हमको P नॉट ए पता चल गया, ओरिजिनल पता चल गया कि इस क्वेश्चन में वो सॉल्वेंट जब अकेला था तो उसका वेपर प्रेशर 50 mm ऑफ Hg था। ठीक है भाई, पता चल गया। अब कह रहा है फॉर अदर सोल्यूशन ऑफ सेम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वही है। तो यहां पे आपसे बोल रहा था कि इस बार जब हमने मोल फ्रैक्शन कितना लिया, इस चीज को भी ये तो दिया नहीं है, इसको जरा सा देख लो यहां पर, सॉरी इस क्वेश्चन को देखो यहां पे मोल फ्रैक्शन, व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm ऑफ मर्करी। अच्छा भाई, अच्छा ठीक। अब देखिए, जब आपको ओरिजिनल पता चल गया, उसके बाद कह रहा है कि भाई डेल्टा P इस बार 20 है। अब डेल्टा P आपको पता है 20 है, P नॉट है, सेम सॉल्वेंट है, तो उसके प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर तो हम यही यूज कर लेंगे, क्योंकि सेम सॉल्वेंट है तो उसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर जो होता है सो होता है, वो हम निकाल चुके हैं, 50 होता है, तो यहाँ 50 यूज कर सकते हैं। तो 20/50 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। अब 20/50 करोगे तो कितना आएगा आप सोचिए, 20/50 तो 20/50 करोगे तो ये कट आके आपका कितना आएगा? 0.4 आएगा कि नहीं? जब आपको XB पता लग गया 0.4, मतलब हम यहाँ पे सॉल्यूट को 0.4 रखे होंगे, तब हमें 20 का घटाव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। अब आपने यहाँ पे जो है 20 पाने के लिए आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना रखा होगा? 0.4। अब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता लग गया तो आपको भी पता है कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है? 1। तो यहाँ कितने कंपोनेंट है? 2 हैं, तो मोल फ्रैक्शन का सम 1 है। आपसे पूछे x से रहा था, x से निकाल लीजिए 1 माइनस एक्स भी, तो 1 माइनस 0.4 कितना आ गया? x से बराबर 0.6। बहुत इजी क्वेश्चन, बस समझना है हमें समझना है, और ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब इस 40 क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 14 पर, और क्वेश्चन नंबर 14 एम्स 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा, the mass of glucose that should be dissolved in 100 gram of water in order to produce same lowering of vapor pressure as is produced by dissolving 1 gram urea in 50 gram of water. ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि यहां पर दो सोल्यूशन बनाना है। दो सोल्यूशन में पहला है ग्लूकोज सोल्यूशन, ग्लूकोज को हमने पानी में मिलाना है, तो पहला है ग्लूकोज सोल्यूशन और इधर है आपका यूरिया सोल्यूशन, यूरिया को पानी में मिलाना है। तो हमें दो तरह का सोल्यूशन बनाना है और आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब हमने यूरिया को पानी में मिलाया था, ठीक है, तो यूरिया को जब हमने पानी में मिलाया तो जो सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन में जितना यहां पर पानी का वेपर प्रेशर कम हुआ है, भाई ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसको आप वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर कम ही हो जाएगा ना। तो ये आपसे कह रहा है कि 1 ग्राम यूरिया मिला 50 ग्राम वाटर में मिलाने पर जितना पानी का वेपर प्रेशर कम हुआ है उतना ही वेपर प्रेशर इस ग्लूकोज वाले सोल्यूशन में कब कम होगा, उसके लिए हमें ग्लूकोज का कितना मास लेके उतरना पड़ेगा, ग्लूकोज का कितना मास लेके सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। साफ साफ बोला है इन दोनों सोल्यूशन का, ग्लूकोज सोल्यूशन और यूरिया सोल्यूशन, दोनों का लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, क्या रहे, सेम रहे, उसके लिए हमें ग्लूकोज का कितना मास लेना है। एक बात बताइए, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोनों सोल्यूशन का सेम रहे तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से बात करें तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है एलवीपी, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वो तो प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। और ये प्रोपोर्शनल मेरे लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू लगाओ और इक्वल टू में क्या होगा आरएलवीपी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और आप अच्छे से जानते हैं भाई कि एक बात बताइए, जब लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कम होगा, मतलब लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का जो हाल होगा वही तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का होगा। यहां देखिएगा जरा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा पी, और जब इसमें पी है, मान लीजिए जो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करते हैं तो आरएलवीपी बन जाता है। तो आप खुद बताइएगा, जिसका लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो ओवरऑल यही वैल्यू तो कम हो रही है, तो जो हाल एलवीपी का वही हाल आरएलवीपी का। तो आरएलवीपी के हिसाब से इसको क्वेश्चन को आपको डील करना है। अब आपसे यही पूछ रहे कि भाई हम ग्लूकोज का कितना मास लेकर के आए जिससे इन दोनों सोल्यूशन का आरएलवीपी सेम रहे, मतलब लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या रहे, सेम रहे। तो इसके लिए कुछ करना ही नहीं है आपको, ये देखिए आरएलवीपी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू क्या, आरएलवीपी ऑफ कौन सा सोल्यूशन है, यूरिया सोल्यूशन। अब आपको अच्छे से पता है कि आरएलवीपी क्या होता है, आरएलवीपी आपका होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यही तो होता है। तो भाई आरएलवीपी दोनों का सेम कब होगा, जब इन दोनों के ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन और यूरिया का मोल फ्रैक्शन आपस में बराबर हो जाए। ये दोनों तभी सेम होंगे जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी इक्वल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये आपका कौन है, यूरिया। आया समझ भाई, क्योंकि आरएलवीपी बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर आरएलवीपी बराबर है दो सोल्यूशन का तो उनके मोल फ्रैक्शन भी तो आपस में बराबर होंगे, और यहीं से आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है आप बताइए, यहां पर खुद देखिए, यहां पर क्या है, 1 ग्राम यूरिया को आप 50 ग्राम पानी में डाल रहे हैं, तो यूरिया का अता पता भी लगेगा क्या, तो इसका मतलब यूरिया का मोल यहां से हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, जिसका पूछा जाता है मोल फ्रैक्शन उसका क्या लिखते हैं, मोल ऊपर, तो उसका मोल अपन सबका मोल, सबके में कौन कौन आएगा, ग्लूकोज आएगा, पानी आएगा, क्योंकि ग्लूकोज वाले सोल्यूशन में क्या क्या है, ग्लूकोज है और क्या है, वाटर है। तो ग्लूकोज का मोल और प्लस पानी का मोल, तो पानी का मोल क्या हो गया, H2। ग्लूकोज क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं आप समझ लीजिए, जब यहाँ 1 ग्राम डाल रहे हो इतने में, तो जितना यहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर कम हो रहा है उतना ही वाटर का वेपर प्रेशर इसमें कम होना चाहिए। तो जब यहाँ यूरिया कम मिला है तो पक्की बात है ग्लूकोज की मात्रा भी क्या होगी, कमी होगी। तो हमने नीचे से ग्लूकोज सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ ये बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो उसका मोल अपन सबका मोल, सबके मोल में यूरिया भी आ रहा था, वाटर भी आ रहा था, हमने खाली वाटर का लिया है क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है यूरिया बहुत कम है, तो नीचे से नेग्लेक्ट कर दिया। ये बन गया आपका फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बन गया। अब ये आपको क्या करना है, इसको आपको ओपन कर देना है, क्या ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज को किसमें करना है, क्योंकि मास पूछ रहे हैं ना, तो गिवन मास बाय मोलर मास अपन ये गिवन मास बाय मोलर मास। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए इस तरीके से आपके सामने सोल्यूशन प्रेजेंट है। यहाँ पे वही चीज हो रहा है, ये देखिए ये क्या है, मोल्स ऑफ क्या है, ग्लूकोज अपन नीचे क्या है, मोल्स ऑफ वाटर, है ना भाई, और यहाँ क्या है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपन नीचे क्या है, मोल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, तो यहां पे आप निकाल लीजिए मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, इसका मोलर मास जोड़ोगे तो कितना आएगा 180। तो गिवन मास बाय मोलर मास अपन गिवन मास, वाटर वाले केस में आप देख लीजिए, ग्लूकोज वाले केस में आपको कितना दिया ये, तो गिवन मास अपन मोलर मास 18, डिवाइड मारो इधर का इधर और उधर का उधर, 1 ग्राम इन
1 ग्राम यूरिया है। यूरिया क्या होता है भाई? NH2 CO NH2। जब इसका मोलर मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो गिवन मास आप देख सकते हैं यूरिया कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन गिवन मास, पानी कितना दिया था? 50 ग्राम अपॉन 18 आ गया। यहां से आपका WB फाइंड आउट हो जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरा आंसर निकाल के टाइम वेस्ट इधर होगा। आपके सामने मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, इसका सोल्यूशन आपके सामने ये रखा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन नंबर बन रहा है 15। इस 40 क्वेश्चन की सीरीज में बन रहा है 15। पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लोवर्ड बाय 5% बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इन इट। हमें तो पता ही है भैया कि अगर आपने वाटर के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो पानी का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे ना दे, आप खुद देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका मतलब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही मिला रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब पानी वाटर प्योर स्टेट में था, मतलब अकेला था, तो उसके वेपर प्रेशर को आप किससे दिखाते थे? PA0 से। और ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो माना कि पानी का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था वो 100 था। फिर उस पानी में उस वाटर में जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो उस पानी का पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि अब पानी सोल्यूशन का हिस्सा हो चुका है, तो पानी का पार्शियल वेपर प्रेशर यानी कि PA, पार्शियल वेपर प्रेशर 5% कम हो गया। मतलब 100 से 5% कम हो गया। तो 100 का 5% कम करोगे तो 100 का 5% क्या होता है? 5। तो 100 से 5% कम हो गया तो आप कहां पहुंच गए? 95। और चूंकि ये तो चलो पानी का क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर है, लेकिन आज के सेशन में आपको बताएं कि भैया ये आप कुल मिला के क्या बन चुका है? सोल्यूशन बन चुका है। सोल्यूशन बन चुका है तो आज भी इस सोल्यूशन में वेपर प्रेशर, वेपर कौन दे रहा है? वाटर ही तो दे रहा है। तो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? जितना इस पानी का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। तो यही PA को आप क्या बोलते हैं? PS बोलते हैं। चलिए भाई, दोनों की वैल्यू हमें पता लग गई, 100 और 95। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो देख लो। आपसे पूछ रहा है देन द अप्रॉक्सीमेट मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। वाह, RLVP का क्वेश्चन है और आपसे मोलालिटी पूछा जा रहा है। आपको मैंने फॉर्मूला रटवा दिया और इसी फॉर्मूले से करना है। RLVP बराबर क्या होता है? मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? पानी। पानी का मोलर मास क्या होता है? 18। यहां 18 पुट कर देना अपॉन नीचे क्या होता था? 1000। ठीक है, ये बन गया आपका। और RLVP भी आप जानते हो क्या होता है? P0 सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन अपॉन P0 सॉल्वेंट। हो गया 100 माइनस 95 अपॉन 100 बराबर मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना रखोगे? 18 और नीचे 1000। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। सेम फॉर्मूला लगाया है, ये मोलर है, थोड़ा मिसप्रिंट है, सही कर लेना। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पानी है ना, तो पानी का मोलर मास क्या होता है? 18। PA0 कितना है? 100। PS निकाल लिया आपने 95। ये भाई साहब कौन है? 100 और ये 1000 तो है ही है। आगे आपका मोलालिटी कितना है? 2.77। मोलालिटी 2.77 है, तो किस आंसर पे टिक लगाओगे? 2.77 तो कोई दिया नहीं है। 2.77 किसके क्लोज होता है? क्लोज टू 3। और यहां पर देखो 2 भी आंसर दिया है, 3 भी आंसर दिया है, लेकिन आप खुद सोचो ये 2.77 2 के पास है या 3 के पास है? तो आप कहेंगे सर ये तो 3 के ज्यादा क्लोज है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर किस पे टिक लगाओगे? डी पर। आइए अब एक पैटर्न का क्वेश्चन आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में खूब देखने को मिलने वाले हैं। तो यहां पर लेकिन उस क्वेश्चन का प्लेटफॉर्म मैं बना दे रहा हूं और एक क्वेश्चन भी करा रहा हूं। बड़े अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि जो एग्जाम में लगातार धड़ाधड़ ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज समझना कि कॉन्सेप्ट बताने से पहले आपको एक क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखा रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की कहानी आप किस में पढ़ रहे हो? कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ोगे? RLVP में पढ़ोगे। इसी तरह आपसे कहेगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो वो किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ोगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ोगे। आपसे कहेगा मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट या मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो किस में पढ़ोगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ोगे। आपसे कहेगा मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ोगे। मतलब ओवरऑल जो अभी आप सीखने जा रहे हो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करना है उसके लिए सीखने जा रहे हो। इस क्वेश्चन से आप पहले देख लो। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको 4 डिफरेंट सोल्यूशन दिए जा रहे हैं। कोई ग्लूकोज का बना हुआ सोल्यूशन है, कोई नमक का बना हुआ सोल्यूशन है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है किस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। किस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा? यानी कि यहां से आपके दिमाग में आ गया, अरे ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन है और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से ये RLVP का पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? अब देखो, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको बस इतना सा बोलना है और इसमें कोई चीज नया नहीं है, ये चीज आप पहले भी सीख चुके हैं। देखिए भाई,
आपको जब सिखाया जा रहा था तो बोला गया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। किस पे? सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ये सिखाया गया था आपको, वही चीज तो है। जरा देखो, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे, क्या होंगे भैया? ज्यादा होंगे। मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या क्या चीज ज्यादा होगा? RLVP ज्यादा होगा, डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अरे यही तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा तो RLVP ज्यादा, RLVP ज्यादा। और RLVP अगर ज्यादा हो गया, थोड़ी देर के लिए R हटा के बोलो, LVP ज्यादा हो गया, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, यानी वेपर प्रेशर खूब कम हो गया। मान लीजिए आप 80 पे खड़े थे और मैं आपसे कहूं वेपर प्रेशर खूब कम हो गया, यानी कि वेपर प्रेशर अपने मिनिमम पे पहुंच गया ना, है ना। तो याद रखिएगा कि अगर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा मतलब RLVP जब ज्यादा होगा तो यानी वेपर प्रेशर खूब कम हो गया होगा, यानी कि वो अपने मिनिमम वेपर प्रेशर मतलब वो जो वेपर प्रेशर होगा वो उसका क्या होगा? मिनिमम वेपर प्रेशर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमको कैसे करना है जरा ध्यान से देखना है। यहां पे ये देखो, क्या देखो, कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो भाई कॉन्सेंट्रेशन सेम है और वेपर प्रेशर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन मारो गोली, वेपर प्रेशर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब ये किसमें फंस गया? RLVP में, क्योंकि वेपर प्रेशर की बातें RLVP में ही करते हैं। RLVP क्या है भैया? CP है, और CP किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। किस पर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। कब? जब उनके कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? सेम हो। तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो यानी कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकालिए, जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आया, जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आया उसका RLVP ज्यादा होगा, यानी उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। क्लियर? चेक करिए, देखिए ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज सर ये ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अच्छा भाई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से क्या समझते हो? सर जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो वाटर में टूटते नहीं है, नहीं टूटते तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुआ भैया? 1 हुआ। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल 1 क्यों बोला? क्योंकि ये खुद में तो एक पार्टिकल है और ये नहीं टूटा, तो आज भी एक ही पार्टिकल है। ठीक है, अगर आपके पास BaCl2 आया तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा? बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा 3। क्यों? एक होगा Ba+2 और 2 होगा Cl-। यहां पर देखो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल एक होगा Mg+2 और एक होगा सल्फेट आयन SO4-2। तो कितने पार्टिकल है इसमें? 2। यहां पे कौन कौन है? एक होगा Na+ और एक होगा Cl-, यानी कि यहां पे कौन है? नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 2। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा किसका है? देखो मेरे भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा इसका है और नंबर ऑफ पार्टिकल कम किसका है? इसका है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, देखिएगा ध्यान से, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? कम है। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? कम है, तो इसका मतलब RLVP भी कम होगा, RLVP भी कम होगा, यानी वेपर प्रेशर क्या है? कम गिरेगा, कम गिरेगा। यहां पे देखो, आपने मान लीजिए कि ये ग्लूकोज BaCl2 MgSO4 NaCl को पानी में मिला रखा था, और सपोज मानिए कि अगर जब पानी अकेला था तो उसका वेपर प्रेशर ऐसे ही मान लिया 80 पे था। ठीक है भाई, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आ रहा है BaCl2 का और नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम आ रहा है ग्लूकोज का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो इसका मतलब पानी का वेपर प्रेशर कम गिरा होगा, कम गिरा होगा। क्लियर? तो ये किसकी बात आप कर रहे हैं? ये कौन है भाई? ग्लूकोज है। कम RLVP हुआ होगा, कम वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर कम गिरा होगा। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा किसका है? BaCl2 का है, यानी कि RLVP मतलब वेपर प्रेशर खूब गिरा होगा, गिरा होगा मतलब बहुत कम हुआ होगा। तो ये किसकी बात कर रहे हो? BaCl2 का। अच्छा ये बताइए, अगर 80 पे हैं और मान लीजिए यहां तक पहुंचते पे आप किस पे पहुंच गए? 70 पे, और यहां तक पहुंचते पे सपोज मानिए कि आप पहुंच गए 45 पे। अब इन दोनों में से पूछा जाए कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वेपर प्रेशर। और इसको क्या बोलेंगे? ये सबसे कम आएगा, तो इसको क्या बोलोगे? मिनिमम वेपर प्रेशर। तो ये जो भी सोल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है? 70, और इसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है? 45, क्योंकि RLVP ज्यादा है, वेपर प्रेशर में गिरावट ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, तो फिर भाई क्या होगा? वेपर प्रेशर में गिरावट ज्यादा, वेपर प्रेशर में गिरावट ज्यादा, और जितना गिरोगे उतना मिनिमम पे पहुंच जाओगे। देखो छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू है ना, तो छोटी वैल्यू। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा था मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा? किसका होगा? जो कम गिरे। और कौन कम गिरेगा? जिसमें पार्टिकल कम होंगे। तो पार्टिकल कम किसमें है? ग्लूकोज में। तो आपका आज का आंसर क्या हो गया? मैक्सिमम वेपर प्रेशर 1।
अगर आपसे इसमें पूछ लेता मिनिमम वेपर प्रेशर किसका होगा, तो मिनिमम वेपर प्रेशर मतलब बहुत अंदर जाओ, और अंदर तभी आओगे जब गिरावट ज्यादा हुई होगी। और गिरावट ज्यादा कब होगी, जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा किसमें, इसमें। इसका अगर आपसे मिनिमम वेपर प्रेशर पूछता तो क्या आंसर होता, BaCl2। लेकिन आज मैक्सिमम वेपर प्रेशर पूछ रहा है तो किसका आएगा, आपका ग्लूकोज का। ये इन दोनों का वेपर प्रेशर इन दोनों के बीच में आएगा, यहां कहीं आएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। तो फिर से एक बार, अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हैं तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही RLVP एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। तो RLVP ज्यादा होगा, RLVP ज्यादा होगा मतलब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में थोड़ी देर के लिए रिलेटिव को भूल जाया करो। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा मतलब वेपर प्रेशर खूब घटेगा, और वेपर प्रेशर अगर खूब घटा तो भैया आप फिर मिनिमम पे पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह इस क्वेश्चन को करना है, और आगे भी खूब क्वेश्चन कराए जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अभी का आंसर है आपका ए, मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा, ए का, क्योंकि इसके पार्टिकल कम है। पार्टिकल कम तो CP कम, RLVP कम, यानी गिरावट कम, तो ये मैक्सिमम पे दिखेगा। क्लियर हो गया। RLVP कम तो जितने भी वेपर प्रेशर दिखेंगे उसमें सबसे ज्यादा यही दिखाई देगा। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होने वाला है, ग्लूकोज का।